हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स फॉर यू। तो आपका बोर्ड काफी करीब है और इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमने एसपी हम सब्जेक्ट्स के हमारे बहुत सारे हमारे कमेंट्स आए थे। तो एसपी सब्जेक्ट्स के हमने यहाँ पे जस्टिफिकेशन हमने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करे हैं। तो आइए देखते हैं शॉर्टलिस्ट हमारा जो जस्टिफिकेशन है वो आपके लिए एग्जाम में कैसा हेल्पफुल होगा। एक बार आप ध्यान में रखें, हमारा जो भी अभी जो वीडियोस चल रहे हैं सब एग्जाम पेपर ओरिएंटेड ही पेपर चल रहे हैं। बोर्ड के खत्म होने के बाद में जब हमारा नया सेशन चालू हो गए तो पूरे फुल फ्लेज के चैप्टर के हमारे सेशंस आएंगे। जब तक के ओनली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पे हमने 17 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे बनाए हैं। 17 क्वेश्चंस हमने अलग अलग चैप्टर से हमने बोरो किया हुआ है। याद रखे, यहाँ पे किसी का एक चैप्टर किसी का दो चैप्टर, और मैं कोशिश करूंगा कि हर जस्टिफिकेशन को मैं पूरा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। और हाँ, अगेन मैंने जस्टिफिकेशन को पॉइंट वाइज लिखा है। आप चाहे तो इस पॉइंट को जितना आप चाहे एक्सपांड कर सकते हैं आपके हिसाब से। ओके, आइए देखते हैं किस तरीके से आपके फर्स्ट चैप्टर का जस्टिफिकेशन। फर्स्ट चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर सीधा हमारे दिमाग में आना चाहिए तीन टॉपिक। आपका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, इसके अंदर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स के अपना कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, इसके अंदर हमारा फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल और हमारा वर्किंग कैपिटल, ये हमने देखा रहेगा। और इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर्स को हमने डिफाइन किया रहेगा कि पैसा हमें हमारा सोर्सेस ऑफ फंड कहाँ से है और हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड हमारा कहाँ पे रहेगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका फर्स्ट जस्टिफिकेशन आई कुछ इस तरीके से बना हुआ है। जस्टिफाई द कैपिटल स्ट्रक्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ कॉर्पोरेट फाइनेंस। यानी कि किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, आप जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कितना पैसा हम हमारा शेयर से आएगा, कितना पैसा हमारा डिबेंचर से आएगा, अगर शेयर्स की अगर हम बात करते हैं कितना पैसा हमारा इक्विटी से आएगा, कितना पैसा हमारा प्रेफरेंस से आएगा और कितना पैसा ऑलरेडी हमारे पास रिजर्व में पड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं बोरोड फंड की तो कितना पैसा हमारा डिबेंचर से आएगा, कितना पैसा डिपॉजिट से आएगा। तो हर चीज को हमें प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ता है, ताकि अगर वेल्थ प्लान अगर आप नहीं देंगे, अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अगर आपका बना हुआ नहीं रहेगा, तो आपका कॉर्पोरेट का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं हिला हुआ रहेगा। तो अगर आप चाहते एक साउंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर बने तो वहां पे आपके पास एक प्रॉपर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होना जरूरी है। आइए मैंने क्या शो किया, आइए थोड़ा देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर शो द प्रोपोर्शन ऑफ ओन फंड एंड बोरोड कैपिटल, ओन एंड बोरोड कैपिटल। इट्स इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल? अगर हम किसी को हम शेयर अगर हम लेते, वजह से इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, वहां पे हमको देना पड़ता है डिविडेंड। अगर हम बोरोड करते हैं तो बोरोड के ऊपर हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है ये हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है क्या हम पैसा इंटरेस्ट से लेवे, क्या पैसा हम अपना शेयर से लेवे, ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम जाए। ओके, प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अभी मैंने बात किया मैंने आपसे, इट इन्फ्लुएंस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क, हैंस कैपिटल स्ट्रक्चर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मैंने एक वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया हूँ हैंस। ओके, यहाँ मैंने वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया हूँ हैंस। ओके, ओके, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई भी जस्टिफिकेशन आप लिखो तो आप उसको एंड करो हैंस से। हमने प्रूव किया कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ए कॉर्पोरेट फाइनेंस, से ये भी आपका एक सेंटेंस बन जाएगा। तो आई होप सो कि पहला जस्टिफिकेशन आपको समझ में आया रहेगा। अब आइए आपका सेकंड आपका जो रहेगा, हम्म, आइए आपका सेकंड, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। जब भी हम सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे शेयर्स की बात करेंगे, यहाँ पे हम बोरोड की बात करेंगे। तो कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो आइए यहाँ पे जस्टिफिकेशन कैसा है, हम सीधा जस्टिफिकेशन भी ही जाते हैं और उसमें क्या कंटेंट पूछता है हम उसको जवाब देते हैं। आइए, जस्टिफाई द बोरोड कैपिटल इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके, क्या बोरोड कैपिटल चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है? यस और नो, एक बार ध्यान में रखे। जब भी आपको इस बोरो करते हैं, भले आप डिबेंचर से करो, डिपॉजिट से करो, बॉन्ड से करो, अगर आप कोई भी आप बैंक से करो, आप कोई भी पैसा आप बोरो करते हैं
तो वहां पे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट देना, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और जो इंटरेस्ट जो है, अगर आप अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस अगर है, तो इंटरेस्ट देने में कोई दिक्कत आपको जाएगा नहीं। लेकिन सर अगर आप एक नए हो, अगर आप नई बिजनेस हो, अभी आपने चालू किया है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपका जो बोरोड कैपिटल का जो कॉस्ट है वो काफी आपको हैवी हो जाएगा। तो ये आपका साइज के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपका बिजनेस का साइज क्या और बिजनेस कितना पुराना है। आइए थोड़ा ध्यान देते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज टैक्सेबल, टैक्स डिडक्टेबल, यानी कि आपका ये एज अ आपका एक्सपेंस माना जाता है। जब भी आप इंटरेस्ट किसी को पे करते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स, ऑफकोर्स फिक्स रहता है, मैंने बात किया मैंने अभी। इट डज नॉट डायलूटेड ओनरशिप, ये किसी को ओनरशिप डिवाइड नहीं करता है। आप सिर्फ आइए, पैसा लीजिए और जाइए, आपको ओनरशिप में कोई काम नहीं है। ओके, इट्स इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी, डिपेंड, यहाँ पे थोड़ा मैं एक अपलाइन एक ऐड कर सकते, डिपेंड अपॉन द साइज एंड लाइफ ऑफ द कॉर्पोरेट। अगर लाइफ उसकी ज्यादा है, लाइफ काफी उसकी वक्त हो चुका है उसे, तो जाहिर सी बात है उसका जो सस्टेन जो उसका स्टेबिलिटी है वो काफी अच्छी होगी और मार्केट में उसका एक अच्छा रेपुटेशन होगा, तो जाहिर सी बात है उनको कोई दिक्कतें नहीं रहेंगी। लेकिन अगर वो नया है तो जाहिर सी बात है इक्विटी कहीं ना कहीं उनको बोरोड कैपिटल भारी पड़ेगा और इक्विटी के लिए पैसा कम पड़ेगा। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो कंपनी है वो ओल्ड है, पुरानी है, और आपका जो पैसा जो है, अगर हम इक्विटी को अगर हम ज्यादा देना है पैसा, तो फिक्स आप रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट आप दे दीजिए और बचा हुआ पैसा किसका रहेगा, वो इक्विटी का रहेगा। देयरफॉर अगेन हेंस और देयरफॉर बोरोड कैपिटल इज चीपर। ओके, बोरोड कैपिटल इज चीपर। आई होप सो सेकेंड वाला जस्टिफिकेशन आपको समझ में आया रहेगा। ओके, लेट्स कम विद द थर्ड टॉपिक, इश्यू ऑफ शेयर्स। जब हम इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, आइए देखते हैं। जस्टिफाई टू इश्यू बोनस शेयर एंड अ कंपनी हैज टू फुलफिल अ सर्टेन प्रोविजन। ओके, जब अगर हम मान के चले कि बोनस शेयर अगर हम किसी को देते हैं, तो कुछ आपको कुछ आपके क्राइटेरियाज है, कुछ लॉस होते हैं, आपको उसे फुलफिल करना होता है कि नहीं होता है। प्रोविजन का मतलब होता है लॉ। ओके, आपके एक कंपनी एक्ट 2013 जो हमारा है, उसके अंदर कुछ एक्ट दिए गए। जब भी आप बोनस शेयर मार्केट में इशू करते हैं तो कुछ क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना पड़ता है एज अ कंपनी। अगर आप एज अ कंपनी अगर आप क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप मार्केट में बोनस शेयर्स नहीं उठाते। ओके, नहीं उतार सकते। सर बोनस शेयर उतारने से होता क्या, ऑफ कोर्स अगर आप बोनस शेयर मार्केट में दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन मार्केट में, गुडविल आपका बहुत जबरदस्त बूम मारेगा। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान आप रखना है कि जब भी आप बोनस शेयर्स मार्केट में इशू करो तो आपके सारे प्रोविजंस कंप्लीट होने चाहिए। आइए देखते हैं मैंने आंसर किस तरीके से फ्रेम किया हूं। बोनस शेयर आर इशू आउट ऑफ द फ्री रिजर्व। आपके फ्री रिजर्व, आपके जनरल रिजर्व, आपके प्रॉफिट एंड लॉस, आपके अदर्स और सिक्योरिटी प्रीमियम, आपका कैपिटल रिजर्व, जितने भी आपकी जो फ्री रिजर्व है उसमें से ही आपका बोनस शेयर जाना चाहिए और कैसे में जाना चाहिए नहीं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी परमिटेड। एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक पर्सनल लॉ होता है आपके कंपनी का। एक अगर उस लॉ के अंदर, उस रूल बुक के अंदर अगर दिया हुआ नहीं है तो आप नहीं बोनस इशू कर सकते। लेकिन अगर उसमें दिया हुआ मेंशन किया हुआ है तो ही आप इशू कर सकते हैं। द कंपनी शुड नॉट हैव द डिफॉल्ट डेट इन अ पेमेंट। अगर ऐसा नहीं कि आपने डिविडेंड का पेमेंट नहीं दिया है, आपने किसी का आपने बायबैक का पेमेंट नहीं दिया है और प्रेफरेंस का पेमेंट नहीं दिया है और आप अपना बोनस इशू कर, नहीं सर। आप टोटली आप पेमेंट आपको पहले कंप्लीट करना है। सारे पेमेंट्स कंप्लीट करने के बाद में ही आप यहाँ पे क्या दे सकते हो सर, बोनस शेयर दे सकते हो। अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायरमेंट। जब भी आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंपलसरी रहेंगी। अगेन हैंस प्रोविजन मस्ट बी फुलफिल। और जब तक प्रोविजन आपका फुलफिल नहीं होगा तो आपका यहाँ पे आप बोनस शेयर इशू कर सकते नहीं है। आई होप सो आपको सामने आपको आया रहेगा। तो आई होप सो कि बोनस शेयर का आपको क्राइटेरिया समझ में आया रहेगा। लेट्स कम विद द अनदर टॉपिक, राइट इशू। आइए, राइट इशू है क्या, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, आई एम सॉरी, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को हक देती है कि एक काम कर लीजिए सर, आप हमारे पुराने शेयर होल्डर्स है, हम आपको एक काम करते हैं सर, हम आपको, हमने
आईपीओ निकालने वाले हैं, पब्लिक के अंदर हमारे शेयर्स बेचने वाले हैं, हम आपको राइट्स देते हैं कि आप पहला कम कीमत पे डिस्काउंटिंग रेट्स पे आप उस शेयर्स को आप खरीदने का हम आपको मौका देते हैं। तो इस मौके को हम लोग कहते हैं राइट्स। ओके, तो आई होप सो मैं छोटे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूं मैंने कि राइट इशू क्या होता है। याद रखें, राइट इशू कोई शेयर्स नहीं देते, आपको शेयर्स खरीदने का हक देते हैं। आपको शेयर्स खरीदना है तो खरीदे, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदे। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ उन्हीं को मिलता है, नंबर वन, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, और ये सिर्फ और सिर्फ आईपीओ के वक्त ही मिलता है, याद रखें। चलिए आइए तो ध्यान देते हैं। कंपनी हैज टू फुलफिल अ सर्टेन प्रोविजन व्हाइल द मेकिंग द राइट इशू। क्या राइट इशू करने के टाइम पे अगेन प्रोविजन करना पड़ता है? तो अगेन एंड अगेन यस, बिना प्रोविजन के कोई भी कंपनी चलती नहीं है। कंपनी को मार्केट में इशू कुछ भी करने से पहला आपको यहाँ पे प्रोविजंस कंप्लीट करने पड़ते, लॉस कंप्लीट करने पड़ते। कंपनी एक्ट 2013 सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए बनाया नहीं गया है। आपको जो भी काम करना है प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए करना है। आइए मैं जस्टिफाई मैंने किस तरीके से किया हूँ, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आइए, राइट इशू इज ऑफर्ड ओनली टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। सिर्फ ये इक्विटी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही इशू किया जाए। इट इशू इन प्रपोर्शन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। जितना आपके पास शेयर होल्ड है उतना ही मिलेगा। एग्जाम्पल, 200 शेयर्स है तो आपको 50 शेयर्स मिलेगा, 500 शेयर्स है तो आपको उतने रेशियो मिलेगा। यानी कि जितना आपका कंपनी रेशियो डिसाइड करेंगी उस रेशियो से आपको मिलेगा। ओके, नोटिस ऑफ ऑफर मस्ट बी गिवन टू द शेयर होल्डर। आपको नोटिस दिए जाएंगे कि हम आपको दे रहे हैं। शेयर होल्डर कैन बी एक्सेप्ट और रिजेक्ट एंड रीनाउंस द शेयर। ये शेयर होल्डर के साथ हाथ में, अपनाना है तो अपना है, नहीं अपनाना है तो नहीं अपना है। Hence, प्रोविजन मस्ट बी फॉलो। यानी कि यहाँ पे याद रखें, ये छोटे मोटे प्रोविजन को फॉलो करना पड़ता है और फिर आप राइट इश्यू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अरे, लेट्स टॉक अबाउट डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है? नंबर वन, डिबेंचर कंपनी का ओनर्स नहीं होता है। डिबेंचर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं जिन्हें हमें पेमेंट देना होता है। ओके, डिबेंचर के ऊपर हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है और ये प्री डिसाइड होता है कि आपको इंटरेस्ट कब देना है और किसको देना है। ओके, तो याद रखें, डिबेंचर एक तरीके का लोन है, बोरोड कैपिटल हम कहते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। आइए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सीधा हम आते जस्टिफाई पे। द कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स असेट व्हाइल इशूइंग द सिक्योर्ड डिबेंचर। अगर कंपनी मार्केट में डिबेंचर, डिबेंचर क्या है अब भी मैंने बताया आपको, क्या है आपका लोन। अगर लोन हम किसी से लेते हैं तो बिना गिरवी रखे हम कोई चीज को लोन ले सकते हैं क्या? नहीं सर, आप किसी ना किसी को मॉर्गेज, कोई ना कोई असेट्स को आपको मॉर्गेज रखना पड़ता है। वैसे ही मार्केट में अगर हम जब भी कोई डिबेंचर उतारते हैं तो मार्केट के अंदर आपको कंपनी अपना सेबी के पास आपको कोई ना कोई असेट्स को आपको मॉर्गेज रखना पड़ता है। इसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं चार्ज ऑन असेट। अगर कंपनी अगर बंद होती है, कंपनी अगर वाइंड अप होती है, सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा? वो असेट्स को बेच के, लैंड, मशीनरी, प्लांट एंड मशीन जो भी हमने इसको रखा हुआ है उसको पहले बेच के आपको पहले डिबेंचर क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद में ही आप आगे बढ़ सकते हो। इसी को कहते हैं चार्ज ऑन असेट। ओके, आइए समझते हैं इसको मैं जस्टिफाई किस तरीके से किया हो। सिक्योर डिबेंचर आर बैक्ड बाय द असेट, यानी कि मार्केट के अंदर पहला वर्ड यहाँ पे क्या दिया है? सिक्योर। तो ये सिक्योर अगेंस्ट असेट से, असेट अगर कुछ भी मामला होता है तो असेट्स को बेचो और सबसे पहला क्या करो? इसको पेमेंट करो। चार्ज प्रोवाइडेड सिक्योरिटी टू द डिबेंचर होल्डर। ऑफ कोर्स इट्स रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट रिस्क। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं है। देखो कुछ भी अगर होता है तो माँ साहब है, आप प्रॉपर्टी बेच, पैसा हमको दे के जा। चार्ज में बी द फिक्स और फ्लोटिंग। ओके, मे बी द, ये बेस्ड ऑन द कंपनी पॉलिसी, कहीं पे फिक्स होता है कहीं पे फ्लोटिंग होता है। Therefore, as और क्रिएशन ऑफ अ चार्ज इज कंपलसरी, यानी कि विदा याद रखे, इन इंडिया अनसिक्योर डिबेंचर इशू होते ही नहीं है। इन इंडिया अनसिक्योर डिबेंचर इशू होते ही नहीं है। जितने भी डिबेंचर इशू होते हैं मार्केट के अंदर, ये सिक्योर होते हैं और अंडर द चार्जेस होते हैं। ओके, आई होप सो कि आपको समझ आपको आया रहेगा। ओके, इसी जुड़ा हुआ है मैंने यहाँ पे एक और जस्टिफाई मैंने यहाँ पे लिया हूँ। तो जस्टिफाई कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स में नेक्स्ट पेज पे गए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा यहाँ पे। डिबेंचर ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी इशूइंग डिबेंचर।
क्या एक ट्रस्टी होता है जो रिप्रेजेंट करता है कंपनी को। जब कंपनी मार्केट में डिबेंचर उतारनी होती है तो बिना ट्रस्टी के डिबेंचर उतार सकती नहीं है। आइए देखते हैं मैंने इस आंसर को रिप्रेजेंट कैसा किया हूँ। ट्रस्टी रिप्रेजेंट द डिबेंचर होल्डर। ऑफ कोर्स ट्रस्टी जो होता है और डिबेंचर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल डिबेंचर होल्डर। वो बात किससे करता है, वो कंपनी से करता है। इज सेफगार्ड दैट इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स ही इंश्योर क्रिएशन ऑफ अ चार्ज। ओके, बाकी का नेक्स्ट पेज पे है। टेक एक्शन इन अ केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर कंपनी जो है इंटरेस्ट नहीं दे पाती है या टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाती है, जो ट्रस्टी जो होता है वो उनके बिहाफ पे वो एक्शंस लेता है। Therefore, appointment is necessary. Whose appointment, sir? Trustee. Trustee appointment is necessary while issuing the debenture in the market. You can extend the answers. Okay. I hope so. समझ को आया रहेगा. Okay. The next chapter is deposit. Okay, again, deposit क्या है सर? Deposit again is a one type of loan. याद रखें, डिपॉजिट जो है ये सिर्फ प्राइवेट फंड नहीं, पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है और हर पब्लिक कंपनी भी इशू नहीं कर सकती है। कुछ गिनी चुनी पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है। कुछ क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ने कंप्लीट करना पड़ता है, तभी ये मार्केट के अंदर डिपॉजिट इशू कर सकती है। याद रखें, डिपॉजिट भी एक तरीके का लोन है, एक बोरोड कैपिटल है। इसके ऊपर बिजनेस को क्या देना पड़ता है सर? इंटरेस्ट। ओके, जितनी तरीके की बोरोड कैपिटल है आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आइए देखते हैं, सीधा आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। ऑल द कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। नहीं सर, नहीं दे सकती। यहाँ पे पब्लिक कंपनी ही आप अलाउ है, पब्लिक कंपनी के अलावा और कोई भी कंपनी ले सकती नहीं है, लेकिन वो पब्लिक कंपनी जिनका क्राइटेरिया कंप्लीट है। आइए देखते हैं। ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी और स्ट्रिक्ट, प्राइवेट कंपनी को स्ट्रिक्टली मना है कि आप डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट आप एक्सेप्ट कर सकते नहीं है। कंडीशन लाइक नेटवर्थ मस्ट बी फुलफिल्ड। इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, hence all the companies cannot accept the public deposits. ओके, बहुत शॉर्ट में मैंने डिफाइन किया, और आप चाहे तो इसको आप और एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, डिपॉजिट के क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो डिपॉजिट्स के मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चंस यहाँ पे लिया हूँ। आइए देखते हैं हमारे यहाँ पे। देयर इज अ लिमिट ऑन अमाउंट दैट अ कंपनी कैन कलेक्टेड एज अ डिपॉजिट। यहाँ इस एग्जैक्टली यहाँ पे आपके कंपनी एक्ट के अंदर आपको कुछ लिमिटेशन दी जाती है। आपके सेबी जो है, सिक्योरिटी एक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपके डिपॉजिट की एक लिमिट तय करती है और उस लिमिट के अंदर ही आप मार्केट से डिपॉजिट उठा सकते हो, उससे ज्यादा उठा सकते नहीं हो। याद रखें, द लिमिट आर प्रिस्क्राइब बाय द कंपनी एक्ट, ऑफ कोर्स separately limited for the public and the member deposit, of course prevent over the borrowing and maintain financial stability, therefore deposit amount is restricted. आप चाहे, बहुत मैं शॉर्ट में पॉइंट्स लिखा हूं मैंने, एग्जाम ओरिएंटेड, आप चाहे तो इसको आप और एक्सटेंड कर सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पे आपकी इंग्लिश की जो स्किल है वहां पे काम आएंगे। ठीक है, आइए चले लास्ट हमारा 6 चैप्टर पर हम लोग आते हैं। स्टॉप करना। Okay, let's start with another topic. The topic name is the correspondence with the members. Okay, my members को correspondence यहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पे आइए सीधा हमारे जस्टिफिकेशन पे कि हमने यहाँ पे जस्टिफिकेशन में क्या लिया है। The board of director has the authority to forfeit the shares. क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की राइट्स है कि वो किसी भी शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हैं? फॉरफिट है क्या, तो समझते। मान लेते हैं मैं किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और मैं अपना टाइम पे शेयर्स का पेमेंट नहीं दे पाता हूं, तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो मैं अपने शेयर्स को सरेंडर कर दूं, या तो फिर कंपनी मेरा शेयर्स क्या कर ले, छीन ले। ये राइट्स उनके पास है, कि वो उनका पैसा है, वो उनका हक है, उनको हम देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो कंपनी को सरेंडर वैल्यू हमें पे करेंगी, लेकिन कंपनी अगर हमारे से शेयर छीन लेती है तो ऑफकोर्स कंपनी हमें कुछ भी पैसा नहीं देगी और वो अपना पैसा जो रिकवर कर देंगे उसी शेयर्स को रीइश्यू करके। आइए देखते हैं सीधा कोई आंसर्स पे आते हैं। अथॉरिटी इज गिवन बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऑफ कोर्स हर एक चीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होनी चाहिए, भले वो राइट इश्यू हो, बोनस शेयर्स हो या फोरफिचर ऑफ शेयर हो।
फॉरफिट ऑकर ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, यानी कि आप पेमेंट नहीं दे पाए, तभी आपकी कंपनी जो है बेवजह का सिर्फ छीन नहीं लेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने कॉल नहीं किया, आपने डायरेक्ट छीन लिया, ऐसा नहीं है। आपको कॉल करना पड़ता है, पूरा प्रोसीजर करना पड़ता है, उसके बाद में ही आप छीन सकते हो। बिना नोटिस के आप छीन सकते नहीं हो। प्रॉपर नोटिस इज गिवन, अभी मैंने कहा नोटिस देना पड़ेगा आपको। प्रोटेक्ट कंपनी फ्रॉम द डिफॉल्टर एंड हैज बोर्ड हैज द अथॉरिटी, ऑफ कोर्स बोर्ड ऑफ दैट हैज द अथॉरिटी टू फॉरफिट द शेयर। अगेन आई एम सेइंग, मैंने सिर्फ यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हैं, आप इस पॉइंट को जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हो। आइए लेट्स कम टू द टॉपिक। द टॉपिक इज करस्पॉन्डेंस ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। अब जब हम डिबेंचर होल्डर्स की बात करते हैं, सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं। कैन कंपनी मस्ट इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट टू द डिबेंचर होल्डर? ऑफ कोर्स देना पड़ेगा। अब डिबेंचर सर्टिफिकेट डिबेंचर होल्डर को देना ही पड़ेगा, बिकॉज सर्टिफाइड इज द प्रूफ ऑफ ओनरशिप। अब यहाँ पे जब ओनरशिप की जब बात कर रहा हूं मैं, यहाँ मैं डिबेंचर की ओनरशिप की बात कर रहा हूँ, कंपनी की ओनरशिप की बात नहीं कर रहा। अगर हम किसी को लोन देते हैं, कर्जा देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो हमारा एक एग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और डिबेंचर इज जस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड माय लैंडर्स। जो कंपनी पब्लिक जो मेरे लैंडर्स है, जो कम मुझे पेमेंट देती है, तो हमारे और पब्लिक के बीच में एक क्या बनता है सर? एक बनता है आपका एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट प्रूफ करता है कि आपकी ओनरशिप उस डिबेंचर पे है, और उसको डिबेंचर सर्टिफिकेट हम कहते हैं। ओके, मेंशन इन टर्म्स ऑफ अ डिबेंचर, ऑफ कोर्स टर्म्स इन सेंस इंटरेस्ट कब मिलेगा, डिबेंचर सिक्योर है, कौन से असेट्स के अगेंस्ट में सिक्योर है, आपको कौन से तारीख को आपको मिलेगा, डिबेंचर कितने साल तक आप रखेंगे, एंड सो ऑन। ओके, ensure the legal recognition, of course help in a transfer, hence issuing the certificate is a compulsory। अगर आप जब किसी को पैसा देते हैं, तो वहां पे आप सपोज वहां पे एक एग्रीमेंट बनता है, और डिबेंचर के अंदर आप एक लोन ही दे रहे हो किसी को, तो वहां पे यस आपका एक सर्टिफिकेट बनेगा, तो एक बात का प्रूफ है कि आपने उस डिबेंचर दिया है, वो आपका ओनरशिप है उसके डिबेंचर का। ओके, करस्पॉन्डिंग विद द डिपॉजिटर्स। करस्पॉन्डिंग विद डिपॉजिटर्स है क्या, आइए थोड़ा समझते हैं सर। सीधा सीधा हम जस्टिफाई पे आते हैं। कंपनी हैज टू रिपे द डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी। क्या मैच्योरिटी सब डिपॉजिट, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगे डिपॉजिट या डिवेंचर हो गया, ये सारे के सारे जो है ये एक तरीके के लोन है, और जब हम लोन की रिपेमेंट की डेट की बात करते हैं, तो ये प्री डिफाइन हो जाती है। हाँ सर, हम इस तारीख को पैसा वापस कर देंगे। वैसे ही डिपॉजिट की भी एक प्री डिफाइंड डेट होती है, सर हम इस तारीख को आपके डिपॉजिट का पैसा हम दे देंगे, और उस डेट को हम लोग कहते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब डेट ऑफ मैच्योरिटी के अंदर हम थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे हम दे देते हैं, द कंपनी हैज टू रीपे द डिपॉजिट ऑन अ मैच्योरिटी, यस उनको देना पड़ेगा। डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड फॉर द फिक्स पीरियड, ऑफ कोर्स बताया मैंने आपको, मैंने एक फिक्स पीरियड के लिए आपने कब लेना है और कब वापस देना है, ये पीरियड उसी टाइम पे डिफाइन हो जाता है जब आप किसी से डिपॉजिट लेते हो। The repayment is legal obligation, of course. Non-repayment attract penalties, of course. Maintain goodwill, and therefore deposit must be repaid. Okay, यहाँ पे आप चाहे तो आप अपना कर सकते हैं ऐड कुछ भी। Okay, डिपॉजिटरी सिस्टम थोड़ा सा हम आते हैं, और मेरे कुछ पॉइंट्स नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू, नेक्स्ट पेज हम कंटिन्यू कर देंगे। ओके चलो, सीधा हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस देखें कैसा रहेंगे हमारे। इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी इज सेफर देन फिजिकल होल्डिंग। ओके, डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर हमारा यहाँ पे एक आया था, इसको हम कहते हैं कि हमने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को कंप्लीटली निकाल दिया। और जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आपकी चोरी हो सकती है, डैमेज हो सकती है, और बहुत सारे पेपर ट्रांजैक्शन होता है। और एक क्लॉज था कि एक शेयर सर्टिफिकेट कुछ 8 या 10 टाइम ही अपना ट्रांसफर हो सकती थी, उसके बाद में उस शेयर सर्टिफिकेट को आपको कंपनी में जाके चेंज करना पड़ता था। पुराने शेयर सर्टिफिकेट का ढिगला लगा होता था। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक फॉर्म लेके आया, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ई फॉर्म। ओके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर हमने क्या किया, डीमटेलाइजेशन। इसके अंदर सारा के सारे हमने यहाँ पे जो भी आपका मामला थे हार्ड फिजिकल सर्टिफिकेट्स के, और हमने निकाल दिया। आप कोई पेपर वर्क नहीं है, आप जितने भी आपके जो
सर्टिफिकेट्स होते हैं, भले वो शेयर्स के हो, डिबेंचर के हो, डिपॉजिट के हो, वो सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल फॉर्म में होते हैं, जो आपके मोबाइल फोन में या आपके लैपटॉप में, आपकी ईमेल आईडी पे होते हैं, आपके अकाउंट में होते हैं। यानी कि आप इजीली उसे एक्सेस कर सकते हो और इजीली उसे ट्रांसफर कर सकते हो। आइए देखते हैं कंटेंट क्या रहेगा। नो रिस्क ऑफ लूज और टिफ, ऑफ कोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, जब तक कि आपके आपके अथॉरिटीज नहीं लगेंगी वो ट्रांसफर हो सकता नहीं। हम कहते हैं ओटीपी। ओके, एलिमिनेट फॉर्जरी, फॉर्जरी यहाँ पे होने के चांसेस यहाँ पे ना के बराबर हो जाते हैं। ओके, नो डैमेज टू अ सर्टिफिकेट, फॉर्जरी नहीं होंगी और डैमेज भी यहाँ पे नहीं होंगी। इजी ट्रांसफर, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट कैन इजीली वन क्लिक ट्रांसफर। ओके, हेंस इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग इज सेफर, ऑफ कोर्स। तो मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हूँ मैंने। आई होप सो आप इसको अगेन यहाँ पे आपको अपनी इंग्लिश की ताकत लगाना है और इस सेंटेंस को जितना हो सके उतना बड़ा करना है। याद रखें, कंटेंट का मार्क्स मिलता है, लंबा होने का मार्क्स मिलता नहीं है। ओके, ISIN is a necessary component of a DMAT system. Okay, IN has the unique identifier security, avoid confusion, require for the electronic trading, help in a settlement. Hence, IN is a compulsory. I hope so. इस चीज को मुझे एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से अभी 10 डीमेट अकाउंट मैंने डीमोटलाइजेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और ये उसी का पार्ट है, तो एक बार आप जाके पढ़ लीजिए। ओके, let's start with the third part, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। सर, डिविडेंड और इंटरेस्ट है क्या? ऑफ कोर्स मैंने बताया, मैंने कि अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको डिविडेंड। अगर आप डिबेंचर या बॉन्ड होल्डर या फिर डिपॉजिटरी होल्डर्स हो तो आपको क्या मिलेगा? सर, आपको इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे किस तरीके से इसका जस्टिफिकेशन फ्रेम हुआ है, आगे थोड़ा देखते हैं। द डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। क्या डिविडेंड आपके प्रॉफिट्स में से ही जाता है? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डिविडेंड का मतलब ही क्या होता है? प्रॉफिट का भागीदारी, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके प्रॉफिट्स होगा, रिजर्व्स होंगे, तो ही आपको पैसा दिया जाएगा, वरना कंपनी पेमेंट देगी नहीं। आइए देखते हैं। डिविडेंड इज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स, पेड ओनली फ्रॉम प्रॉफिट। ये प्रॉफिट में से ही मिला जाता है। कैपिटल कैन नॉट बी यूज, ये मुद्दल पैसा, हम कहते हैं कैपिटल, कैपिटल को कभी इस्तेमाल किया जाता नहीं है। कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएंगी तो उसमें से मिलेगा। इंश्योर द फाइनेंशियल सेफ्टी, हैज डिविडेंड इज अ पेड फ्रॉम द प्रॉफिट। आई होप सो, बहुत शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिपटाया हूँ, आपको समझ में आपको आया रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक 11 चैप्टर, फाइनेंशियल मार्केट। ओके, फाइनेंशियल मार्केट है क्या? जहां पे आप अपने पैसों का, शेयर्स का आप लेन देन या करते हो, जहां पे आप खरीदते हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अपना सिक्योरिटी एंड कैश। ओके, आइए देखते हैं इसको मैंने फ्रेम कैसा किया। फाइनेंशियल मार्केट प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमी। ऑफ कोर्स यहाँ पे मनी मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट, दोनों मार्केट ऐसी है जो आपकी इकोनॉमी की बुनियाद है। अगर आपकी मनी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट किसी भी देश की अगर स्ट्रॉन्ग है, जैसे हम कहते हैं रोटेशन ऑफ मनी, तो आपकी किसी भी कंपनी, किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री का बूम हो सकता है। याद रखिए, रोटेशन ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमी। आइए देखते हैं। मोबिलाइज सेविंग, मोबिलाइज सेविंग का मतलब होता है सिर्फ पैसे को अगर हम सेव करेंगे तो नहीं चलेगा, पैसे का इस्तेमाल करें, पैसे का यूज करें, इंफ्रा पे लगाए, इस पे लगाए, अपना ग्रोथ पे लगाए, कुछ अदर चीजों पे लगाए, शेयर्स पे लगाए, डिवेंचर पे लगाए। इसी को तो कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। पैसा निकाले, पैसा निकालना बहुत जरूरी है। प्रोवाइड लिक्विडिटी, हेल्थ कैपिटल फॉर्मेशन, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। देयरफॉर फाइनेंशियल मार्केट इज इंपॉर्टेंट। याद रखे, जितना पैसा आपका घूमेगा उतना ही आपका क्या बढ़ेगा? इकोनॉमी। यानी याद रखें, इकोनॉमी को बेहतर होने के लिए पैसे का रुकना जरूरी नहीं है, पैसा ग्रोथ होता ही चाहिए। अगर पैसा ग्रोथ नहीं होगा तो इकोनॉमी बूम हो सकता नहीं है, याद रखें। ओके, द लास्ट चैप्टर इज अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इज द रेगुलेटर ऑफ अ सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। ऑफ कोर्स, सिक्योरिटी इसको 1992 में इसको मुकम्मल इसको ताकत दे दी गई थी
1988 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। 89 में यहाँ पे मामला चालू हो चुका था और 1992 में इनको मुकम्मल ताकत दे दी गई थी। जी हाँ, आपके हाथ में। तो आइए देखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट अंडर द सेबी एक्ट 1992, ओके, रेगुलेटेड द स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग या कोई गलत काम या कोई आपका शेयर्स फेक अप्स एंड डाउन बबल बना के फोड़ना, इन्वेस्टर्स का नुकसान करना, सेबी करा है भाई। प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड हेंस सेबी इज अ रेगुलेटेड। पुलिस है भाई, डंडा मारती है। ओके, आइए लास्ट पार्ट। Stock exchange provided liquidity to a security, of course, easy buying and selling, converting investment into the cash, continuous trading, encourage investment, therefore stock exchange providing the liquidity. आई होप सो अभी तक अगर आप मेरे साथ में हो, इसका मतलब ये है कि आपने मेरा पूरा सेशन यहाँ पे कंप्लीट देखा है। हाँ, थोड़ा सा मेरा लंबा गया है, लेकिन याद रखे ये वक्त आपके लिए बहुत कीमती था, तो मैंने कोशिश किया हूँ शॉर्ट में निपटाऊं जितना हो सके शॉर्ट को, लेकिन शॉर्ट होने के साथ साथ में ये एक वैल्यूएबल टाइम भी आपके लिए होना चाहिए। आई होप सो आज का लेक्चर मेरा समझ में आपको आया रहेगा। आप बने रहिए, इंशाल्लाह हम और कोशिश करते रहें।